ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हमने क्या नया चैप्टर शुरू किया था, दैट वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में स्टडी किया था। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने ग्लास स्लैब को यूज़ किया और उसमें हमने देखा कि जब भी लाइट ट्रैवल करता है और मीडियम को चेंज करता है तो उसमें क्या डिफरेंस आती है। हमने जो डिफरेंस नोटिस किया वो था सबसे पहला कि वो अपना पाथ चेंज करता है ना। ये सबसे एक माइन्यूट सा डिफरेंस जो बहुत ही क्लियर था हमें डिफरेंस कि वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर, ये चीज़ हमने नोटिस किया। वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि लाइट क्या करता है, अपना पाथ चेंज करता है। चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हमने और एक चीज़ पढ़ी कि लाइट जब मीडियम को चेंज करता है तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है। वो बैंड होता है दोनों तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है वो कब होता है, व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, और जब डेंसर से रेयर में ट्रैवल करता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करता है। ये चीज़ें क्लियर है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का हमने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे थे। हमने ये चीज़ देखा कि कोई भी चीज़ रेयर और डेंसर फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है वो हम किस पर्टिकुलर दूसरा जो हमारा मीडियम रहेगा हम किसके साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर जो आगे वाला मीडियम है, जो सेकंड मीडियम है, वो रेयर है तो ये डेंसर बिहेव करेगा। अगर ये रेयर है तो वो डेंसर बिहेव करेगा। चीज़ें क्लियर है। ओके, अब हमने बेसिक कुछ चीज़ें तो पढ़ ली कि क्या होता है। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं कह रहे हम, रिफ्लेक्शन। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हमें फिर से ग्लास स्लैब बनाना पड़ेगा और देखते हैं उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्लास स्लैब बनाते हैं। इस केस में हमने क्या पढ़ा था, दिस वॉज इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ की थी, और दिस वॉज रिफ्रैक्टेड रे। हाँ या ना, ये चीज़ें क्लियर था। और इसमें हमने, अरे बहुत ही बेकार बन गया ये। ठीक है, इस केस में हमने देखा ये है हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज आर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। हाँ है ना, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये बन जाता है हमारा नॉर्मल। और एक चीज़ यहाँ पे हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चीज़ें क्लियर है। ये बेसिक हमें चीज़ें पता थी। ओके, और यहाँ पे हमें मीडियम पता है। ये मीडियम कौन सी, दिस इज एयर, और ये बन गया आपका ग्लास। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। रिफ्रैक्शन ऑफ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो डिफरेंट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन। लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये चीज़ें क्लियर है। ओके, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या हमने तीनों, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए इंसिडेंट रे जिस प्लेन से आ रही है, यहाँ पे हम प्लेन अभी हमें इमेजिन करना है, जैसे हम 1D 2D 3D 4D प्लेन्स होते हैं उस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा प्लेन है, दिस इज, ठीक है, सिंगल प्लेन। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट अलग होता है, 3D ऑब्जेक्ट अलग होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो हम यहाँ पे जो बात करें, देखो इंसिडेंट रे जिस पर्टिकुलर प्लेन बोर्ड पे ही है,
ठीक है। नॉर्मल क्या है, वो भी बोर्ड पे लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर बोर्ड को हम ऐसा प्लेन कंसीडर करते हैं। इंसिडेंट रे बोर्ड पे आ रही है, बोर्ड के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है। नॉर्मल क्या है, बोर्ड ही के ऊपर है, और जो रिफ्रैक्टेड है वो भी बोर्ड पे ही ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ एक ही प्लेन पे ट्रैवल कर रही है। ऐसा नहीं रहेगा कि इंसिडेंट रे आप बोर्ड से ट्रैवल करिए और रिफ्रैक्टेड बोर्ड के अंदर इंसर्ट हो रही है, नहीं, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर ये इंटरफेस है, लाइट इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो रिफ्रैक्टेड रे यही ट्रैवल करेगी ऑन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे इस प्लेन में जाएगी, प्लेन चेंज हो चुका है। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है, मतलब सेम प्लेन में ये ट्रैवल करेगी, ठीक है। ओके, अब सेकंड है बहुत ही आसान, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन रेशियो ऑफ sin i to sin r is always constant, मतलब क्या, साइन आई और साइन आर क्या हो गया, साइन आई और साइन आर क्या है, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कैसा हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। जिसे आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है बाय द लेटर n। किसी बुक में आपको म्यू से भी मिलता है, किसी बुक में इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। चीज़ें क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो n डिनोट किया है, तो इसे हम अभी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ओके, इस लॉ को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ। तो क्वेश्चन में अगर कभी पेपर में से बन जाता है डिफाइंड स्नेल्स लॉ, स्टेट स्नेल्स लॉ, तो क्या कहेगा, रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ यही कहता है। चीज़ें क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, ओके। रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम, ओके। और इसी एन को हम कहते हैं, इसी एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, ओके। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, ये देखते हैं। एज वी नो दैट द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। अगर मीडिया चेंज हो जाएगा, मतलब एयर से ग्लास में आएगी तो कुछ इस तरीके से बैंड होगा, एयर से ऑयल में एंटर करेगा तो कुछ और तरीके से बैंड होगा, ज़्यादा बैंड हो सकता है, कम बैंड हो सकता है। लाइट का जो बैंडिंग है वो डिफर करता है पर्टिकुलर मीडियम टू मीडियम में। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे एंगल 30 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 30 बन रहा है, मतलब आप कह रहे हो सर 30 डिग्री से बेंड होता है फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जब ये लाइट रे एयर से वाटर ऑयल में ट्रैवल करेगा तो 30 ही डिग्री बनेगा, नहीं, वो कुछ और ज़्यादा बैंड हो सकता है या फिर कम बैंड हो सकता है। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द लाइट इज ट्रैवलिंग। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। It is related to the refractive index of the medium. The value of refractive index is different for different media and also for light of different color for the same medium. मतलब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैसा है, डिफरेंट है किस बात के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बनेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, सेकेंड फॉर डिफरेंट कलर, क्योंकि हमें पता है कि एक वाइट लाइट, जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट कंप्लीटली कंस्टिट्यूएंट होता है 7 डिफरेंट कलर्स का। आगे हम पढ़ेंगे जब रेनबो फॉर्मेशन पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम का पार्ट, डिस्पर्शन का पार्ट, तब हम चीज़ें बताएंगे। अभी के लिए जान लीजिए जो हम वाइट लाइट कहते हैं, मतलब जो सन से जो लाइट आती है उसे हम तो वाइट लाइट कंसीडर करते हैं। इस वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इस वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमें रेनबो फॉर्मेशन देखने मिलता है। हम आगे इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेनबो आपको देखने मिलेगा। मतलब क्या होता है, एक जो वाइट लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर से बना हुआ होता है।
ये चीज़ें क्लियर है? या फिर हम कह सकते हैं एक वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर प्रेजेंट होते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके, मतलब सभी अगर हम वाइट लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, हम कंसीडर करें कि इस ग्लास स्लैब में वाइट लाइट आ रहा है, तो वाइट लाइट आ रहा है मतलब क्या होगा, इसमें डिफरेंट कलर्स रहेंगे। अब वाइट लाइट ना इंसर्ट करते हो हम इंसिडेंट रे में रेड लाइट कंसीडर करते हैं, तो रेड लाइट क्या करेगा, अलग तरीके से बिहेवियर बताएगा। क्यों? बिकॉज डिफरेंट कलर के जो लाइट्स होते हैं इनमें वेवलेंथ और स्पीड दोनों अलग होती है। सभी लाइट का स्पीड और सभी लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। मतलब आप ब्लू कलर का लाइट लोगे, ब्लू कलर की ट्रैवलिंग जो स्पीड है वो डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, बहुत सारा डिफरेंस होता है, और वेवलेंथ में भी डिफरेंस होता है। चीज़ें क्लियर है? और हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ पे स्पीड से, क्योंकि हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये कंपैरिजन है स्पीड ऑफ लाइट का, है ना। तो अगर आप लाइट चेंज करोगे, कलर चेंज कर दोगे, तो उसका स्पीड में डिफरेंस आएगा और साथ ही साथ वेवलेंथ में भी डिफरेंस आएगा। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, ओके, अब हम देखते हैं, आपके बुक में देखा होगा आपने कि वैक्यूम के साथ अगर हम स्टैंडर्ड कंपेयर करते हैं वैक्यूम के साथ, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इस तरीके से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ लाइट इन टू मीडियम। एब्सोल्यूट मतलब कुछ ऐसा कंपैरिजन हो जो हमेशा चेंज ना हो, परफेक्ट हो सभी कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसके लिए हम बात करते हैं वैक्यूम की। किसी भी मीडियम को अगर आप वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हो, वैक्यूम के साथ उसकी स्पीड को कंपेयर करोगे, तो उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको मिलेगा वो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर मैं कहता हूँ मुझे चेक करना है वैक्यूम और एयर के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो जब मैं इसे चेक करता हूँ तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या आएगा, मतलब n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n। इसका n का वैल्यू होता है 1.00 और एक 0, 0 3 टाइम्स 0 and 3। चीज़ें क्लियर है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अगर मुझे वैक्यूम और आइस के साथ सिलेक्ट करना है, मुझे देखना है कि वैक्यूम से लाइट ट्रैवल कर रहा है और सीधा आइस में ट्रैवल कर जाएगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बनेगा, इसका बनेगा 1.31। चीज़ें क्लियर है? आइस और वाटर का सॉरी वैक्यूम और वाटर का हम चेक करेंगे। .33। चीज़ें क्लियर है? अल्कोहल का 1.36 और केरोसिन का 1.39। ऐसे ही आप वैक्यूम और अल्कोहल 1.36, वैक्यूम और केरोसिन 1.39। तो देखिए लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, वैक्यूम से ही ट्रैवल कर रहा है, पर जैसे ही उसका मीडियम चेंज होता है, वैक्यूम से एयर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड में जो अंतर आएगा वो 1.003 के मेथड में आएगा। वही लाइट अगर वैक्यूम से आइस में ट्रैवल करेगा फिर से चेंज हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही लाइट अगर वैक्यूम से वाटर में ट्रैवल करेगा फिर से चेंज। मतलब देखो वैक्यूम से तो लाइट ट्रैवल कर रहा है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो वैक्यूम से आ रही है, पर ये जो सेकंड मीडियम है इसमें चेंज आ रहा है। कभी ये एयर ऐसे बिहेव कर रहा है, कभी आइस हम कंसिडर करें, कभी वाटर, कभी अल्कोहल, कभी केरोसिन, तो सभी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ये चीज़ें क्लियर है? आपने देखा? ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं और इसका लिखने का तरीका क्या होता है और इसको पढ़ा कैसे जाता है ये देखते हैं, समझ में? तो इस पर्टिकुलर चीज़ों को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्यों? बिकॉज ये सभी जो मीडियम है इसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ, और वैक्यूम कैसा है, स्टैंडर्ड है। वैक्यूम कैसा है, स्टैंडर्ड है, इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 1, तो इसे कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
इस तरीके से लिखा जाता है। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके, इसको हम कह सकते हैं v1 v2, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन v1, इसे हम कहते हैं v2। ठीक है, कैसे कहेंगे? रिफ्रैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्टिव 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्टिव 1, या फिर 1 विथ रिस्पेक्टिव 2, मतलब 1 का 2 के साथ हमें कंपैरिजन करना है, 1 का 2 के साथ हमें कंपैरिजन करना है। चीज़ें क्लियर है? मतलब जो इनिशियली लिखा होता है वो नीचे होता है, जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा ऊपर होता है। ये चीज़ें क्लियर है? ध्यान रहेगा, है ना? ये चीज़ें क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, है ना? ओके, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, एक क्वेश्चन दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो कैसा लिखोगे? अब यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगी, जो पहले हैं वो नीचे लिखा जाता है, मतलब वेलोसिटी 1, जो बाद में है वो ऊपर लिखा जाता है, दैट इज वेलोसिटी 2। ऐसा ही बनेगा, है ना? अगर मैं इसको और कहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखा है एयर और यहाँ पे वाटर, तो कैसा लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। समझ में? ऐसा क्यों? बिकॉज एयर सर पहले लिखा है तो वो नीचे रहेगा, वाटर ऊपर लिखा है, बाद में लिखा है तो ऊपर रहेगा। समझ में आ गई चीज़ें? और एक अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, अगर मैंने कहा, चलो सेकंड मैंने एक ही मीडियम कहा, मैंने कहा कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मिटा देते हैं, यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। मतलब कैसा होगा? एब्सोल्यूट कह रहे मतलब किसके साथ कंपेयर होगा? वैक्यूम के साथ। एब्सोल्यूट जब बात होती है तो किसके साथ कंपैरिजन होता है? वैक्यूम के साथ। मतलब फर्स्ट कहाँ से ट्रैवल करेगा लाइट? वैक्यूम से ट्रैवल करेगा। मतलब जो V1 रहेगा ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा? वैक्यूम रहेगा, हाँ या ना? या नीचे वैक्यूम रहेगा? ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? ऑफकोर्स नीचे रहेगा, कंपैरिजन हम नीचे रखते हैं, तो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसके साथ कंपेयर करना है? ऑयल के साथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल। वैक्यूम के लिखा मैंने कहा था एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कंपैरिजन किसके साथ? वैक्यूम के साथ। और कंपैरिजन पार्ट हमेशा नीचे होता है। आपको मार्क्स मिलते तो कैसे मिलते? 80 ऑफ द 100। 100 क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। 70 ऑफ द 100, 50 आउट ऑफ 100। तो मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, वो हमेशा नीचे होता है। तो वैक्यूम हमारा स्टैंडर्ड है, तो ये बन गया नीचे में आ गया डिनोमिनेटर में, है ना? चीज़ें क्लियर है? ओके, अब इसे यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे वैक्यूम और यहाँ हो जाएगा ऑयल। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ओके, अब हम न्यूमेरिकल पर्पस से अगर थोड़ा बात करते हैं और अगर हम बताते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से हम कैसे लिखेंगे, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी जैसी है कि हमारे न्यूमेरिकल या फिर हमारी जो स्टडी है इस कंडीशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस कंडीशन में ध्यान रखोगे, इस कंडीशन में हमारे लिए वैक्यूम और एयर सेम बात है। अगर एब्सोल्यूट का है तो भी आप एयर ही कंसीडर करोगे, अगर आपको वैक्यूम का है तो भी आप एयर ही कंसीडर करोगे। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया कि आपको वैक्यूम और एयर, हमारी स्टडी वैसे तो वैक्यूम और एयर अलग होता है, ठीक है, पर हमारी स्टडी में हमेशा हम वैक्यूम और एयर को सेम कंसीडर करते हैं। ये हमारे स्टडी का पार्ट है। चीज़ें क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम ना लिखते हुए मैं एयर भी लिख दूँ, अगर यहाँ पे वैक्यूम लिखा था ना, वैक्यूम ना लिखते हुए अगर मैं एयर लिखता हूँ तो भी ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी। अगर मैं इसे एयर लिखता हूँ तो भी ये वैलिड है। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये एयर मतलब वैक्यूम के बारे में भी बात हो रही है, इसमें हम वैक्यूम और एयर दोनों कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कंसिडर एज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ऑयल, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ऑयल एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑयल इज 2 इंटू 10⁸ एंड फाइंड द फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, कम होनी चाहिए स्पीड, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट कहाँ पर ट्रैवल करेगा? वैक्यूम में ही ट्रैवल करता है। तो जितनी भी आप ऑब्जेक्ट देखोगे उसमें हमेशा आप देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ इन अनदर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी इन एयर एंड वैक्यूम, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ जो लाइट है वो वैक्यूम में ही ट्रैवल करती है, और हमारी कंडीशन में वैक्यूम का मतलब एयर होता है। और स्पीड क्या हो? 3 इंटू 10⁸। तो 3 इंटू 10⁸ से ज़्यादा स्पीड कभी हो ही नहीं सकती। चीज़ें क्लियर है? ओके। अब उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फाइंड करना है? ध्यान देना है क्वेश्चन पे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहा है, एब्सोल्यूट का है, मतलब कंपैरिजन किसके साथ होगा? कंपैरिजन सर होना चाहिए वैक्यूम के साथ। वैक्यूम का मतलब ही सर हमारे केस में एयर होगा। तो कैसा हो जाएगा? ये बन जाएगा एयर, ये हो जाएगा ऑयल। तो कैसा बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑयल अपॉन वेलोसिटी ऑफ इन एयर। पर एयर की गिवन है क्या? नहीं, क्वेश्चन में एयर का गिवन नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए। ऑयल का गिवन है 2 इंटू 10⁸, एयर का कितना होता है? बाई डिफॉल्ट 3 इंटू 10⁸। ये हो जाएगा 0.66। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 0.66। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है इसका मतलब क्या हुआ? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है? 0.66। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट, व्हेनेवर लाइट, जो लाइट है वो एयर से ऑयल में जब ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड 0.66 टाइम कम हो जाएगी, 0.66 टाइम से कम हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आया? 0.66 टाइम से कम हो जाएगी, मतलब बाय द विच फैक्टर, या फिर हम कह सकते हैं जो पर्टिकुलर लाइट ऑयल में ट्रैवल कर रही है वो 0.66 टाइम ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में। इसका मतलब ये हुआ। चीज़ें क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम। चीज़ें क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आया क्या होता है? अभी अगर कैसे पढ़ेंगे हम, अगर हमारा 0.66 है, इसका मतलब क्या? व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ऑयल, एयर से ऑयल में जब ट्रैवल करेगी, एयर से ऑयल में जब ट्रैवल करेगी, कहाँ से कहा? एयर से ऑयल, ठीक है। एयर से ट्रैवल करेगी ऑयल में, तो क्या होगा सर? इसकी जो स्पीड है, क्योंकि हमें पता है कि मीडियम चेंज होने पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता है। सर मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ऑयल जा रहा है, तो सर स्पीड कम हो गई। कितने फैक्टर से कम हुई बेटा? 0.66 टाइम्स कम हो गई सर। यूनिट रहेगा क्या? नहीं, इसमें यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड कैंसल आउट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये चीज़ें क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना? ये पार्ट समझ में आ गया है? बहुत ही बेसिक था। अब इसे पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, 1 से 2 बार आप वीडियो को गो थ्रू करोगे सो दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आप, मैंने सभी गिव रीज़न कवर कर लिए, ठीक है। सभी गिव रीज़न किस तरीके से पूछेंगे, इसका मतलब क्या होता है, सभी मेरे लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। तो किसी भी तरीके का अगर कोई गिव रीज़न आता है तो आप लिख सकते हो। थिंग इज़ दैट कि आप जो वीडियो है उसको 2 से 3 बार देखिए, उसमें से नोट्स बनाइए, मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे से सुनिए। इससे क्लियर है? चलो, ओके, थैंक यू।